हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट एक्सपर्ट और ऑथर। स्वागत करता हूं आप सबका इस नए यूट्यूब सीरीज में। और आज हम मिलने वाले हैं भारत की पहली स्मार्ट सिटी ढोलेरा के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिल्डर एंड डेवलपर 7 ओक के सीईओ राजदीप जी से। और आप तक पहुंचाएंगे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड विद रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कई बार थियोरेटिकल तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत स्क्रैच से अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया और अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम बनाया, जब आप ऐसे लोगों के साथ रूबरू होंगे, उनकी बातों को जानेंगे, इस पूरी सीरीज में उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सुनेंगे, तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होगा। और इसी स्पेशल रीजन की वजह से हम इतने दूर, ऐसा नागपुर में मेरा कंपनी बेस्ड है, वहां से 1000 किलोमीटर अहमदाबाद आकर आज उनके साथ इंटरव्यू हम ले रहे हैं ताकि आप तक हम सही चीजों को पहुंचा सकें। तो मैं स्वागत करता हूं आपका राजदीप जी। थैंक यू सो मच। लेकिन ये बहुत शोर मचा हुआ है इंडिया में, ढोलेरा ढोलेरा। ये ढोलेरा एक्चुअली है क्या? क्या आप लोगों को, हमारी इस ऑडियंस को बताना चाहेंगे ढोलेरा एग्जैक्टली क्या है? यस, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मेरे को चांस दिया। धोलेरा की बात करूँ तो धोलेरा क्या है कि एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसके तहत DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसके तहत 6 स्टेट को ये टच कर रहा है ये हाईवे, जिसमें से 4 स्टेट ऐसे जिसको स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए हुए हैं कि जहाँ पे स्मार्ट सिटी देने का प्लानिंग दिया हुआ है, जिसमें से पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा है, जिसमें काफ़ी कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं और इंडिया का ये पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। तो गवर्नमेंट का भी पूरा पायलट प्रोजेक्ट है, तो फोकस भी पूरा बना हुआ है। तो इस तरीके से धोलेरा अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर 6 टीपी के तहत 22 विलेज को लेके एक पूरा सिटी नया डेवलप हो रहा है। सुपर सुपर सुपर। तो जब आपने ऐसी जगह पे काम शुरू किया तो बहुत सारी मुश्किलें आई होगी। क्या मैं हमारी ऑडियंस के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस व्हाट यू हैव फेस्ड, व्हाट आर द थ्रेट्स, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आए जब आपने शुरू किया और आपकी जर्नी कैसी रही? हाँ, डेफिनेटली। अगर मैं पहले मेरी जर्नी की बात बताऊँ तो कुछ ऑटोमोबाइल्स, जब ग्रेजुएशन मेरी हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल से हुई, स्पोर्ट्स का कुछ टच था, हॉकी और फुटबॉल में मैं नेशनल खेलता था। फिर जाके मैंने कुछ ऑटोमोबाइल से स्टार्ट लिया। फिर 2012 से हम कंस्ट्रक्शन और 7 ओक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बनाई, दोनों ब्रदर इसमें पार्टनर्स हैं। और अभी की बात बताऊँ तो अभी तक हमने कुछ 12 से ज़्यादा रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और कुछ रेरा रजिस्ट्रेशन और प्लान पास में कुछ प्रोजेक्ट और गए हुए हैं हमारे। और चैलेंजेस की बात करूँ तो एक्चुअल में हमारी इंडस्ट्री क्या है कि धोलेरा एक यूनिक नया कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट के लिए भी पहला पायलट प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रोडक्ट बताने से पहले, दिखाने से पहले तो धोलेरा क्या है और धोलेरा किस तरीके से बनने जा रहा है वो कुछ करना रहता है। तो कुछ ना कुछ वो चैलेंजेस ज़्यादा रहती है कि आपकी इंडस्ट्री का इंट्रो पहले देना होता है, फिर जाके हमें हमारा प्रोजेक्ट या फिर हमारी कंपनी की बात करनी रहती है। तो वो चैलेंजेस ज़्यादातर रहता है कि धोलेरा को विजिट कैसे किया जाए, या फिर स्पेशली बताऊँ तो स्पेशली कुछ हमने डेवलप की हुई प्रोसेस की स्पेशली सभी लोगों के लिए हमने साइड विजिट फूड के साथ अहमदाबाद से अहमदाबाद तक पूरी धोलेरा की साइड विजिट रहती है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट दिखाने के बाद हम रिटर्न लाते, तब जाके लोगों को क्लियरिटी मिलती है कि किस तरीके से ये धोलेरा डेवलप हो रहा है। तो ये चैलेंजेस ज़्यादातर बड़ी रहती है धोलेरा दिखाने की। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ दूसरा सवाल कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? आपकी कंपनी ने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतनी ग्रोथ की, उसके पॉसिबल रीजंस क्या है? क्या ऐसा आपने किया है? यस, हमने एक्चुअली कुछ ऐसा बड़ा ग्रोथ तो नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली हम एक ट्रस्टेबल या फिर रिलायबल डेवलपर्स यहाँ पे माने जाते हैं। तो कुछ ना कुछ, एक तो पहले हमारा टीम इस तरीके से डेवलप हुआ है। टीम सिलेक्शन काफ़ी मान्य रखता है कि आप टीम किस तरीके से डेवलप कर रहे हो, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग या कुछ एथिक्स के साथ क्या काम करना है वो आप उसको किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। उसी तरीके से अगर दूसरा मैं बताना चाहूँ तो हार्ड वर्क जो है वो इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है पूरा युग, यानी कि ज़माने के साथ अगर चलना है तो स्मार्ट हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। तो हम कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्मार्ट हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि टीम किस तरीके से हाई परफॉर्मेंस टीम डेवलप की जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस किस तरीके से बिल्ड की जाए। तो वो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि एज अ सीईओ एक टॉप पोजीशन पे आप अपनी कंपनी के, आपकी मैनेजमेंट बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी ऐसी क्या स्पेशल लीडरशिप स्ट्रैटेजी है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको फास्ट ग्रोथ मिल रहा है? वो लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है?
हाँ, बेसिकली मैं सिंपल अगर इसका आंसर देना चाहूँ तो कहीं ना कहीं सभी कंपनी के सीईओ या फिर मैनेजिंग जो भी डायरेक्टर होते हैं, लीडरशिप टीम होती है, उनका ज़्यादातर काम क्या रहता है कि जो प्रोसेस जो रूटीन चल रही है वही प्रोसेस ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं। जबकि हमारा क्या मानना है कि हमारी जो लीडरशिप टीम जो है उसका एक फिक्स एक फर्स्ट हाफ जो है वो प्रोसेस वाले काम में ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, और सेकंड हाफ जो है वो हमारा स्पेशली वही रहता है कि सेकंड हाफ में ऐसा क्या किया जाए कि हमारी प्रोसेस बिल्ड हो या फिर कुछ ऐसे इश्यू ट्रैक हो रहे वो रिपीट ना हो। उस तरीके से सेकंड हाफ जो है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे फोकस बना रहता है और प्रोसेस बिल्ड करने में हमारा टाइम निकलता है। तो दो तरीके से हमारा रहता है, एक प्रोसेस के लिए फर्स्ट हाफ रहता है और दूसरा सेकंड हाफ जो है वो नया क्या किया जाए उस पर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्रिएटिव प्लानिंग। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने सक्सेसफुल इतने कम समय में होते जा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपके जो इन्फ्लुएंसर है या आपके कोई मेंटर है इस फील्ड से रिलेटेड, अगर मैं रियल एस्टेट की प्योरली बात करूँ तो कोई आपके इन्फ्लुएंसर या मेंटर है जिनसे आप बहुत सीखते हैं? इस पर काफ़ी, अगर बिजनेस के लिए वैसे सभी कैटेगरी में अलग अलग होते हैं सभी के, लेकिन मैं अगर मेरी खुद की मैं बात करूँ तो रतन टाटा जी, जिसको अगर हम आज भी देखते हैं तो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, एक नमक से लेके टाटा लेलैंड तक की उनकी रेंज है, फिर भी उसका आप जो इंटरव्यू आप सुन रहे हो तो एक सॉबर या सिंपल लिविंग ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब आप समझ लीजिए लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल, उसके अलावा उनका ब्रांड वैल्यू, तो वो कहीं ना कहीं अपने को मोटिवेट करता रहता है कि किस तरीके से साइलेंटली काम करना चाहिए और एनर्जी अगर लानी है तो कहीं ना कहीं हम खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जिनको फॉलो कर रहे हैं, और कुछ मैं अकेले कार पे हूँ तो कुछ ना कुछ सॉन्ग कम सुनता हूँ, मैं कुछ स्ट्रेटेजी सुनता रहता हूँ कि भाई टीम के लिए, मार्केटिंग के लिए या हाई परफॉर्मेंस ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या कुछ किया जाए, तो वो एक वहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती रहती है। अगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ कि व्हाट इज मस्ट है, अगर मैं एक ऐसी चीज पूछूं कि अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी को इंडिया में ग्रो करना है एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, तो एक मस्ट हैव चीज उनके अंदर क्या होनी चाहिए, किस चीज पे उन्होंने ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में देख लो तो स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम, यानी कि आपका क्लाइंट्स आपके वहाँ आ रहा है और उसका फीडबैक क्या मिल रहा है, वो फीडबैक आप लीजिए और वो फीडबैक आप आपके प्रोसेस जो आपकी बनी हुई है वो प्रोसेस में फिट कीजिए। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपकी कंपनी या आपकी प्रोसेस इतनी स्ट्रांग बिल्ड हो रही है कि अल्टीमेट आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि यानी कि कस्टमर जो फीडबैक दे रहा है वो जेन्यून आ रहा है और वही आप प्रोसेस में बिल्ड कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो बिल्ड करनी चाहिए वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सुपर। तो मैंने आपका कहना है कि जो प्रॉब्लम आपका कस्टमर फेस कर रहा है उसका फीडबैक लेकर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करके उस पे एक्शन लेके उसी के प्रॉब्लम से उसको एक अच्छा सोल्यूशन देते हैं, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? यस डेफिनेटली, लेकिन वो सिर्फ उसको हम एक क्लाइंट को नहीं दे रहे हैं कि भाई एक क्लाइंट आया हुआ है तो वो क्लाइंट को हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक क्लाइंट को तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम जहाँ से क्रिएट हुई वो इश्यू अपनी जो प्रोसेस में जो है वो होना ही नहीं चाहिए, उस तरीके की हमारी प्रोसेस बिल्ड कर दी जाए तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस ही ऐसे बिल्ड हो चुकी कि ये रिपीट कस्टमर इस तरीके से कंप्लेंट लेके नहीं आ सकता, क्योंकि अपनी प्रोसेस में ऑलरेडी वो बिल्ड अभी हो चुका है। एक्सीलेंट है। यस, मैं थोड़ा डेप्थ में जाना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो सेकंड लार्जेस्ट ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो आने वाले समय में इसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मैं थोड़ा डेप्थ में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। रियल एस्टेट में सेल्स का बहुत महत्व होता है, वैसे तो सभी कंपनी में सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन रियल एस्टेट में अगर सेल्स नहीं हो तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। इस समय पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, क्या कोई बिग स्ट्रैटेजी है, या मान लीजिए जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनके एम्प्लॉयज रियल एस्टेट में वो लोग रखते हैं, टियर 1 सिटीज में ये ज़्यादा होता है और एम्प्लॉयज ही सेल्स करते हैं। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन, और कुछ कंपनी में प्योरली चैनल पार्टनर्स, एडवाइजर्स ही उनका मटेरियल, उनका माल, या हम कह सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेचते हैं। आप कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं अपनी? हाँ, हमारे लिए अगर डॉक्टर अमोल मौर्य जी को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने दोनों परफेक्ट ले लिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कि दो स्ट्रेटेजी रहती है कि या टीम सेल्स पे काम कर रही है या फिर चैनल पार्टनर कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री क्या है कि धौलेरा एक इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है,
तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट सिर्फ अहमदाबाद में बिक रही है या सूरत में बिक रही है, दिल्ली में भी इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी धोलेरा ही आंसर मिल रहा है। मुंबई में जाके भी किसी को पूछ रहे हो कि इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहाँ बनने जा रहा है, तो वो धोलेरा बनने जा रहा है। तो अल्टीमेट हमारा जो सेल हो रहा है ऑल ओवर इंडिया पे हो रहा है। तो हमारे लिए अगर मैं बात करूँ तो टीम तो है ही, हाई परफॉर्मेंस टीम हमारी रेडी रहती है, कुछ नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको ग्रैब करने के लिए रेडी रहती है, लीड मैनेजमेंट स्ट्रांग रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं चैनल पार्टनर्स हमारे आउट ऑफ स्टेट काफ़ी बने हुए हैं और कंटिन्यू बनाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितने चैनल पार्टनर्स बना रहे हो तो अल्टीमेट वो लीड कैच ज़्यादा कर पा रहे हो और अल्टीमेट आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि हमारा कॉम्बो है, टीम भी काम कर रही है और चैनल पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं उनसे। तो ये कॉम्बो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। या डेफिनेटली। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आने वाला है इस इंटरव्यू के एंड में। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बिल्डर्स और डेवलपर्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी मानी जा सकती है वो है मार्केटिंग एजेंसी और वो है एडवाइजर। आप एज अ सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर बिल्डर क्या एडवाइस देना चाहेंगे एक मार्केटिंग एजेंसी को, एक एडवाइजर को, ताकि वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें? एडवाइज़र के लिए या फिर मार्केटिंग टीम के लिए मैं बताना चाहूँ तो कहीं ना कहीं दो बात बताना चाहूँगा। पहले ये कि आपका कोई गोल होना ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपका कुछ गोल बना हुआ है तो एक ये देखिए कि आपका जो भी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में नंबर 1 पे कौन बैठा हुआ है और नंबर 1 पे जो बैठा हुआ है वो क्या ऐसा कर रहा है कि जो आप नहीं कर रहे हो। वो कुछ लिस्ट कीजिए, एजेंसी को बुलाइए और एजेंसी को काम दीजिए कि वो काम स्टार्ट करे। तो एक तो वहाँ से आपको ग्रोथ दिखेगा। दूसरा ये कि अगर एडवाइज़र के हिसाब से आप बैठे हुए हो कि जैसे कि मैं कुछ भी एग्जांपल दूँ कि दिल्ली में कोई बंदा बैठा है या बेंगलोर पे बैठा हुआ है, वो रियल एस्टेट से काम कर रहा है, तो कंटिन्यू वही काम कर रहा है जो रेड ओशन में हो रहा है, यानी कि फ्लैट्स बेच रहा हूँ, सेल या रेंट ये मैं कर रहा हूँ, तो हर कोई कर रहा है। तो अगर एडिशनल वो अप सेलिंग करे या क्रॉस प्रमोशन करे तो कहीं ना कहीं उसका जो भी वॉल्यूम है उसमें से परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल में मेरा ये अगर सेट करूं कि कोई बंदा बेंगलोर पे काम कर रहा है, उसमें एडिशनल वो धोलेरा ऐड कर दे, धोलेरा भी वो प्रमोट कर रहा है, तो 2 इंक्वायरी इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी कंटेंट देखते ही लोग पूछेंगे कि भाई क्या है ये। तो उन्होंने प्रमोट किया, वो 10 डील कर रहा था तो 2 डील ये ऐड हो चुकी, अल्टीमेट 20% ग्रोथ आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि उसके अगर प्रोडक्ट बास्केट में कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी होंगे उसके रेगुलर प्रोडक्ट्स के अलावा, तो उसका बिजनेस टर्नओवर बढ़ सकता है। हाँ, यानी कि प्रोडक्ट रेंज उसकी बड़ी होनी चाहिए, अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग तभी हो पाएगा। तो ये करना जरूरी है। सुपर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि वो और अच्छा बिजनेस कर पाते हैं, और इतने सालों से आपके साथ लोग जुड़े हुए, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? टॉप परफॉर्मेंस के हमारे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका रिवॉर्ड्स वगैरह रहता है पर मंथ, और वो रिवॉर्ड्स कौन देगा, यानी कि देने के लिए भी एक हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है कि कोई न्यू एम्प्लॉय है उसको भी हम कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा आउटिंग भी थोड़ा बहुत रहता है कि क्वार्टरली एक आउटिंग ट्रिप रहती है जिसमें एम्प्लॉय को थोड़ा नज़दीक आने का मौका मिल जाता है लीडरशिप टीम के साथ साथ। तो ये रहता है, और ख़ास करके हर एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी देना जरूरी बन जाता है, जिसमें जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सेमिनार जब अहमदाबाद हुआ है, गुजरात में हुआ है, तो हमारी सभी टीम ने अटेंड किया हुआ है। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी वहाँ से मिलती है। आपकी मैं भी बात करना चाहूँ तो आपको बार बार हम इतने तहे दिल से बुला रहे हैं 1000 किलोमीटर क्रॉस करते हो ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसका भी यही पर्पस है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप एवरेज कंटेंट दे रहे हो आपके बेसिक, फिर भी जो एक नया एम्प्लॉय है उसके लिए तो वो एक पत्थर की लकीर साबित हो रहा है सेल्स करने में। तो अल्टीमेट ट्रेनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से मैंने जो बताया कि कुछ नए आउटिंग हम लोग करें तो उससे एम्प्लॉय वैसे मोटिवेट रहते हैं। राजदीप जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब आपसे ये है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के नाम से रियल एस्टेट को जाना जाता है। क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग में वो पावर है कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके क्या फायदे होंगे? हाँ, डेफिनेटली। अगर मैं बात बताना चाहूँ तो 2020 से लेके 2030 यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में $1 ट्रिलियन मार्केट ऑर्गेनाइज वे में होने वाला है रियल एस्टेट में, जबकि अभी देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज मार्केट ज़्यादा है रियल एस्टेट में। तो इतना बड़ा मार्केट ऑर्गेनाइज वे में होने जा रहा है, तो उसमें ज़्यादातर महत्व वही है कि ट्रेनिंग मैक्सिमम कौन ले रहा है
और वही बंदा ग्रो कर पाएगा जो ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ जाते हैं कि ग्लोबल इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं। जब आप मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, अचानक से कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोरोना को ले लीजिए। पिछले 7-8 महीनों से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों के अलग अलग विचार हो रहे थे, मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा, रियल एस्टेट बहुत ज्यादा लो तो नहीं हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स का क्या इम्पैक्ट होता है? और मैं अगर नेशनल प्रॉब्लम्स की भी बात करूँ, इसमें आप जीएसटी रेरा को भी कवर कर सकते हैं। मुझे बताइए कि कैसे इन सब चीज़ों से आप लोग फाइट करते हैं और कैसे ऊपर आते हैं? हाँ, देखिए मेरे हिसाब से कोरोना, रेरा और जीएसटी ये सभी डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर रेरा की मैं बात पहले करूं तो रेरा के हिसाब से ये एक एक्ट ऐसा है कि जो कस्टमर को सेव करने के लिए बना हुआ है, और अगर ऑर्गेनाइज वे में जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए ये एक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो रेरा एक्ट आते ही 2 या 3 बंदे ऐसे हो गए जो अनऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं, तो वो साइड हो जाने हैं। तो अल्टीमेट आपके लिए रेरा एक्ट अच्छा है अगर आप एथिक्स के साथ काम कर रहे हो। मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो एथिकली काम कर रहा है, जो कस्टमर का ध्यान रख रहा है, उसके पेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, वो कंपनी ये सब प्रॉब्लम्स को भी झेल कर आगे निकल सकती है, ग्रो कर सकती है। डेफिनेटली वो तो है ही। उसके अलावा अगर कोरोना की मैं बात करूँ, अभी जो ज़्यादातर अभी लोग फेस कर रहे हैं, तो कोरोना कहीं ना कहीं चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, अगर जो आप समझ पाओ, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री रुकी हुई थी। अगर पूरी इंडस्ट्री रुकी हुई थी और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जिसकी ट्रेनिंग डॉक्टर अमोल मौर्य जी वो टाइम पे भी कर रहे थे, जब लॉकडाउन चल रहा था, जूम ऐप डाउनलोड करवा ली थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉय लीड कर रहे थे कंपटीशन को वो टाइम पे, क्योंकि सब रुके हुए थे। दूसरा कि कुछ ऐसे काम थे कि आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग करनी है, फीडबैक मंगवाने हैं क्लाइंट्स के, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस बनवाने हैं, कुछ अपने एम्प्लॉय को जैसे कि मैंने बताया ट्रेनिंग करवानी है, तो ये सब करना है। उसी तरीके से अगर हम रियल एस्टेट से हैं तो मेरी मैं बात बताऊँ तो ग्राउंड पे कुछ ऐसा भी काम होता है कि जो डेवलपमेंट का रहता है, जिसमें टीम वहाँ ही है और वो कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम हैं कि जो कंपटीशन न सोच रहा है और हम सोचते हुए अगर ये अडॉप्ट कर ले कि मार्केट अभी चेंज हो चुका है तो नया क्या अडॉप्ट करना चाहिए, अगर वो हमने अडॉप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं हमें वो चांस भी मिला कि हम कंपटीशन से 2 स्टेप आगे निकल पाएँ। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से सोचना चाहिए, अगर कुछ भी चुनौती आ रही है तो वो साथ साथ कुछ तक भी दे रही है अपने को। मतलब आपने प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपनी कंपनी को ग्रो किया, ये सबसे अच्छी और चैलेंजिंग बात है। तभी मैं आपको, हमने बहुत सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू डिसाइड किया पूरे इंडिया में, पूरे कॉन्टिनेंट में जितने भी लोगों से हम इंटरव्यू लेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ, जो इस पूरे इंटरव्यू की जान है। अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी में कोई भी कंपनी ठीक से काम नहीं करती है तो ऐसी क्या गलतियां उससे हो जाती है कि वो बैंकरप्ट हो जाती है? मैं ऐसे 3 सवाल इस पूरे इंटरव्यू में 3 ऐसे मैं आपसे जवाब चाहता हूँ जो किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकते हैं अगर वो ध्यान नहीं देगी, तो वो क्या हो सकता है आपके साथ? हाँ, रियल एस्टेट की मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट में ज़्यादातर मेरे हिसाब से 70 to 80% आंसर उसी तरफ जाएंगे कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है ये इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो कैलकुलेटेड आप रिस्क ना लेते हुए बाज़ार से कुछ अनऑर्गेनाइज वे में परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट लेके अगर बिजनेस रन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका और आपके इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी आप डैमेज कर रहे हो, आपकी ब्रांड वैल्यू डैमेज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज मार्केट से पैसा लेके काम ना करना चाहिए, वरना जाके आप उस तरफ डेफिनेटली चल पाओगे। अगर आपका वर्किंग कैपिटल ही खत्म हो गया, गलत सोर्सेज से आपने ज़्यादा ब्याज पर इंटरेस्ट पर पैसा ले लिया, तो आपका कहना है कि कोई भी अच्छी चलने वाली कंपनी भी बैंकरप्ट हो सकती है? डेफिनेटली ये सिंपल है कि जो हर कोई रियल एस्टेट का बंदा समझ पा रहा है कि हर कोई बंदा मार्केट से बैंक से लोन लेके अच्छी तरीके से अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट से ज़्यादा रेट से पैसा लेके एक प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, कंटिन्यू में 2 प्रोजेक्ट करूँ, 5 प्रोजेक्ट करूँ, अगर मैं वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरा तो भी प्रॉब्लम आती है। समझ गया मैं। मतलब अगर आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं रियल एस्टेट में, अगर आप अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर लेते हैं और आपका वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता है, आप अपने प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पाते, आपके कमिटमेंट को नहीं निभा पाते, तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब लोगों को तो बनना है बिलियनियर। रियल एस्टेट की सीरीज से वो सीखना ही चाहते हैं। तो अगर किसी कंपनी को आपके जैसे बिलियनियर बनना हो, फास्ट ग्रो करना हो, ऐसे क्या 3 टिप्स आप देना चाहेंगे जो वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो वो कंपनी भी बिलियनियर बन सकती है? हाँ, चलिए, बहुत ही 2 लाइन में बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने डाल दिया है।
मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हो तो आपका एक गोल होना ज़रूरी है, और आप जो गोल लेके बैठे हुए हैं वो गोल में से आप जो भी हर रोज़ के जो भी रूटीन आपके वर्क कर रहे हो उसमें से आप डिवाइड कर दीजिए कि आपके हर एक जो वर्क हो रहा है क्या वो वर्क आपके मेन गोल को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो अल्टीमेट आप वही काम कर रहे हो कि आपका गोल अचीव हो रहा है। अगर उससे आउट ट्रैक आप कुछ भी वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका गोल डिले हो रहा है। तो एक तो ये कि आप स्कोर बोर्ड बना सकते हो खुद के शेड्यूल का, कि सुबह आपने जो किया उसमें से 10 में से क्या मार्किंग आप ले पा रहे हो कि गोल की तहत। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया, अगर आपको लिमिटेड में बिलियनर कंपनी बननी है तो आपका वर्क बहुत फोकस्ड होना चाहिए, आपके कुछ फिक्स गोल होने चाहिए और आपने अपने वर्क को बहुत स्मार्ट तरीके से करना है, लेकिन हार्डवर्क के बिना वो स्मार्ट वर्क भी काम का नहीं है। तो ये कुछ टिप्स, जो गोल्डन टिप्स आपको दी राजदीप जी ने, जो उनकी कंपनी को इस लेवल तक लेकर आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हम आप सबके लिए लेकर आए। आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा और एक प्रॉमिस मैं चाहता हूँ राजदीप सर से कि हमारी जो ऑडियंस है या जो लोग ये इंटरव्यू को देखने के बाद धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 7 ओक से अच्छा ब्रांड धोलेरा में नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों को भी, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपका क्या है, कुछ स्पेशल फैसिलिटी आपको देंगे डेफिनेटली। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।